उपखंड के अंदर हम लोगों ने रिको का इंडस्ट्री एरिया बनाना शुरू कर दिए हैं। हर उपखंड के अंदर मेरे 50,000 जगह बन गए होंगे, बनने लगे हैं। एनाउंसमेंट मैंने कर दिया बजट के अंदर। अभी मुझे बता रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में जिन आधार कार्ड को भारत में नंबर 1 माना गया है, गोल्ड अवार्ड दिया गया राजस्थान को। तो कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से हमने तय किए, फैसले किए हैं, उसका लाभ आपके सामने है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रगति हम 4 गुना कर चुके हैं अभी इस 5 साल में, अगली बार हम क्यों नहीं 10 गुना की कल्पना करके चले राजस्थान प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।
खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत के मिशन 2030। एक वेबसाइट लॉन्च की गई है बाकायदा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, जो विभिन्न वर्ग से होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, एनजीओ से जुड़े भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, हर तबके के लोगों से। और सितंबर तक का समय है। ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत का एक बड़ा स्ट्रोक है ये, और अब इसके जरिए कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात है। तो चलिए इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त ओम सैनी साहब, प्रमोद वशिष्ठ जी और श्याम सुंदर शर्मा साहब, सभी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम जी, क्या लगता है आपको, एक विजन लेकर के पहले बातों में कही जाती थी, लेकिन अशोक गहलोत ने पहली बार ही कहा है, आप काफी सीनियर हैं, पहले चुनाव से आपने देखा हुआ है, क्या लगता है कि कोई बड़ा जो बड़ी रणनीति है उसका हिस्सा कहा जा सकता है अशोक गहलोत का इसे, कि एक 2030 उस स्थिति में पहुंचे जहां डिजर्व करता है विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कर्नाटक का जब चुनाव परिणाम आया ना, उसके लिए जो एक रणनीति बनी थी, उसमें ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात तो होती है, भारतीय संविधान की, लेकिन भारतीय संविधान में जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, जो नीति निर्देशक तत्वों में दर्ज की हुई है, उसको बिल्कुल अलग करके छोड़ दिया था। पहली बार कर्नाटक के अंदर खासतौर से ये जो ओल्ड एज पेंशन और सोशल गारंटीज और ये सारा सिलसिला जो बड़ा जोर दे करके किया, उसके इम्पैक्ट बड़े बेहतरीन रहे। हिमाचल में भी बहुत बेहतरीन रहे और कर्नाटक में बहुत बेहतरीन रहे, और उसको पिक करने का जो सिलसिला था वो अशोक जी का ही था, हमारे मुख्यमंत्री का। अब ये समझते हैं कि इसके माध्यम से जितने ज्यादा लोगों से संपर्क होगा, विशेष रूप से जो नौजवान हैं, जिनकी संख्या इस बार बहुत ज्यादा है और जो आपके किसी भी उसको प्रभावित कर सकती है, सत्ता में रहने या न रहने के लिए काफी कुछ जिम्मेवार हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, उस जोड़ने को ये जो अर्थनीति का सवाल उठा करके 4 साल में हमने जो कुछ किया, उसके बाद में 5 साल में जो कुछ किया, उसको मिशन के रूप में 2030 तक का मिशन हम बना करके दे रहे हैं। यानी इस तरीके से हम नौजवानों के साथ में जो 1 करोड़ के करीब या जितनी वो जनसंख्या होगी, जिनके साथ में संवाद करना चाहते हैं और जिनसे वो राय लेना चाहते हैं, जैसा आज भी कुछ कुछ इम्प्रेशंस दिए ना, कुछ नौजवानों ने, जवान लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन उनके पास में वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, उनके जेल लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, रोजगार का बंदोबस्त कैसे हो सकता है, उसमें ये सारे सुझाव इनकी तरफ से होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक वक्त में नौजवानों के संगठन हुआ करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के, जो बड़े प्रभावी होते थे, इन पे काफी गौर करते थे, वो मुझे अब के जो संगठन है उनमें ये सब गौर नजर नहीं आता। आपका तो सिर्फ ये होता है कि एक पीपीटी यानी पॉलिटिकल उसमें घुसने के लिए एक इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद में आप उस तरीके से किसी भी दल का टिकट लेके सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। पहले ये हुआ करता था कि आप जिस दल के बारे में सोच रहे हैं, उस दल की अर्थनीति कैसे आप उसको बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में उनके जो रिप्रेजेंटेशंस होते थे, उनके जो घोषणा पत्र होते थे, उनमें उनका दर्ज किया हुआ होता था। लेकिन अभी मुझे ऐसे नौजवानों के कोई घोषणा पत्र और ये सब नजर नहीं आया। लेकिन अभी ये शुरुआत है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस तरीके से अगर इतने सारे लोगों से संपर्क करेंगे तो उसके नतीजे तो बेहतर ही होंगे, उसमें तो कोई नुकसान होने का सिलसिला ही नहीं। आपका कहना है कि भौतिक रगड़ाई नहीं हुई अभी, जो नई खेप है इसकी? अबे हमने तो अपने पास काफी पर्यायवाची है, तो अपने आप को रगड़ाई में जाना नहीं है, प्रशिक्षण की बात ही करनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत मिशन 2030 लेकर के चल रहे हैं, 30 सितंबर तक आमंत्रित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी। क्या लगता है आपको कि जो विचार आएंगे उसे मैनिफेस्टो में समावेश किया जाएगा, या फिर कांग्रेस अपनी ओर से कुछ ऐसी रणनीति अपना रही है ताकि लोगों के सुझाव आ सके और हम ये कह सकें कि जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं या फिर सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस विजन को लेकर के, तो क्या ये मैनिफेस्टो के लिए है या फिर किस तरह से, या विलंब हो चुका है, थोड़ा अर्ली करना चाहिए था गहलोत साहब को? देखिए योगेंद्र जी, ये चुनाव का प्रोपोगंडा है, प्रचार का प्रोपोगंडा है। आप किस समय पर ये सब कुछ कर रहे हो? 2030 अगर आप 1 साल पहले अगर प्रदेश के सामने लाने का प्रयास करते
तो आप एक साल में कुछ देने की परिस्थिति, युवाओं के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, सचिन पायलट ने जो कुछ कहा वो सब आपके सामने है। आज मुख्यमंत्री जी देखिएगा, साधनों का सदुपयोग करें, अच्छी बात है, क्योंकि उनको मोदी जी का जो सोशल मीडिया का फंडा था उन्होंने चुरा लिया या उन्होंने अपना लिया, ये अच्छी बात है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर पहुंच जाते हैं सब तक, और कैसे वार्ड इकाई तक और पंचायत तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो करें 1 करोड़ लोगों तक जाने का प्रयास करेंगे। अब 1 करोड़ लोगों तक जाने का प्रयास करेंगे, जा सकते हैं क्योंकि साधन है आपके पास, आप निश्चित रूप से उनके सुझाव भी ले सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स भी ला सकते हैं, तो दिक्कत नहीं, लाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों के सुझाव के अनुरूप आप काम कैसे करोगे? हम कह रहे हैं कि हमने अब देखिए 5 साल में 4 गुना प्रगति की है और 10 गुना प्रगति हम करना चाहते हैं। हाँ, कर सकते हो। अच्छी सोच तो हमेशा आदर की जानी चाहिए, उसका सबको प्रशंसा की जानी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप एक नई सोच ला करके खड़ी करोगे कि देखिए इसमें किस तरह के लोग शामिल होंगे, उसका अलग अलग तरीके से ला करके, डॉक्टर्स ने ये कहा, इंजीनियर्स ने ये कहा और वकीलों ने ये कहा, बेरोजगार युवकों ने ये कहा, बहुत सारे विजन अगर इसमें आएंगे और विजन का उपयोग सरकार किस प्रकार से कर सकती है, अच्छी बात तो अच्छी है, इसमें दो नहीं है। लेकिन ये समय आज क्यों चुना गया, जब सीडब्ल्यूसी का सदस्य मनोनीत होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हो और मुख्यमंत्री जी बैठ करके जयपुर में, वही टाइम। देखिए मुख्यमंत्री जी कलाकार है, राजनीतिक सोच बड़ी रखते हैं कि देखिए मेरा विजन देखिएगा, उसका विजन मत दिखिएगा, वो अपने क्षेत्र में गया है। तो देखिए ये टाइमिंग का और सारी चीजों का खेल होता है, राजनीति में हमेशा खेला जाता है और खेलना भी चाहिए। खिलाड़ी का काम भी यही होता है कि प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो आप करोगे क्या, तो इसलिए खिलाड़ी भी बता दिया, अब जादूगर नहीं बोला। नहीं, जादूगर तो क्योंकि इसमें जादूगरी तो रहेगी जब ही तो सब कुछ है। वो खुद कह चुके मैं जादूगर असली नहीं हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था लंदन टॉप को, मैं जादू वादू नहीं करता, मैं तो केवल थोड़ा बहुत, मेरे पिताजी थे इसलिए मैं जादूगर कहलाता हूँ, मैं खुद जादूगर नहीं हूँ। राजनीति के निश्चित रूप से वो जिस प्रकार से उन्होंने रची बची है, उन्होंने जिस प्रकार से 45 साल में जो कुछ उन्होंने देखा और करा, और अब युवाओं की बात कर रहे हैं, देखिए आप कर रहे हैं युवाओं की बात, पहले नहीं कर रहे थे। अब देखिए सब सही बात है कि देखिए हर नेता अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी का वर्चस्व जमाने के लिए करना चाहिए। देखिए दोनों नेता, एक युवा है और एक बुजुर्ग है, दोनों मिलकर के अगर साथी बन के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है। अब आज मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देनी चाहिए थी, आज मिठाई खिलाने जाना चाहिए था सचिन पायलट को, भाई तू सीडब्ल्यूसी का सदस्य बना है, मैं तो बहुत बार बन चुका हूँ, बहुत बार पदों पर रह चुका हूँ, तू पहली बार बना, ले मिठाई का, हम साथ चल के काम करेंगे। ये सब कुछ कब होगा, ये सबको इंतजार है। निश्चित रूप से दोनों कह रहे हैं हम साथ लड़के चुनाव, हम वापस से रिपीट करेंगे। अगर 2023 जीतते हैं तो 2024 में मोदी जी को बाहर करने में हम बहुत बड़े सहयोगी बन पाएंगे। ये आज सचिन पायलट ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ने आ रहे हैं और हम तो कम हुई, ये दूरियां तो कम हुई है कि जिससे व्यंग तंज जो कसे जा रहे थे और अखबारों में सुर्खियां बनती थी, एटलीस्ट वो तो नहीं होता, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा, अभी भी कायम है। लेकिन देखिए मधुरता कब बनेगी, वो राहुल गांधी आएंगे जब बनेगी। अब राहुल गांधी का प्रोग्राम बने तो वापस से दोनों हाथ ऊंचे करें और क्या हो कुछ हो। वापस लौट रहा हूं सर आपके पास, मैं प्रमोद जी के पास में जाना चाहूँ। प्रमोद जी, क्या मायने हैं इसके मिशन 2030 के? देखो योगेंद्र जी, अगर लाल किले से नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि अगली बार झंडा फहराऊंगा, और जब अपनी सभाओं में अमित शाह ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 100 साल मनाएंगे, 2047 में भी वो रहेंगे, तो अशोक गहलोत जी को भी हक है अपना विजन तैयार करने का। दरअसल इसके पीछे जो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत चुनाव करने के लिए ये करा है, वरना वैसी कोई बड़ी बात नहीं कि विजन तो बहुत योजनाएं बनती है कि नई बोतल में पुरानी बोतल में नई शराब डालने वाली बात है, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज आपको नहीं देखी। जो मैंने आज सुना कि हम संस्थाओं के पास जाएंगे और हम इस राजस्थान विजन 2030 का NIR से बात करेंगे, हम युवाओं से बात करेंगे, तो ये तो चल ही रहा है, इसमें तो कौन सी वो है। अभी इन्होंने जो बार बार जो संवाद करते हैं, तो ये तो कई बार ऐसी चीजें हो चुकी, इसमें नई चीज क्या निकल कर आएगी ये है। जैसे चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ सरकारी तंत्र के रूप में उन्होंने भी बोला कि हम इसको पूरी तरह करेंगे, विभागों से अपडेट लेंगे। तो क्या अब इतने साल में विभागों की अपडेट कैसे आएगी सर? 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट जारी कर रहा है,
पिछली बार 6 तारीख को आचार संहिता शायद लगी थी, तो 10 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी। तो इसमें अब आप लगा लो ज्यादा ज्यादा एक महीना कुछ दिन का समय है, 1-1.25 महीने का। तो इसने कम समय में इतना बड़ा प्लान, तो मुझे संकल्प पत्र लग रहा है कि घोषणा पत्र में एक तरह से चल जाए, एक मिशन चलता रहे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अटैक हो रहा है कि हम इतने साल तक 47 तक आ जाएंगे, हम अगली बार झंडा फहराएंगे, तो गहलोत जी भी इसके द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि 2030 तक मैं हूं भाई राजस्थान में। 2030 में जो पायलट जी को भी एक तरह संकेत है कि भाई अभी तुम थोड़ी और वेट करो 2030, क्योंकि जबान ही बंद हुई है, दिल नहीं मिले हैं। अभी जो लोगों में चर्चा है और बुद्धिजीवी की चर्चा है, जबान पे ताला जरूर लगा है, लेकिन अभी में दिल नहीं मिले हैं। और जैसे आज वो टिकट वितरण की कमेटी घोषित हुई, आपने देखा होगा कि ये लोग टिकट बांटेंगे, किसी नेता को इधर 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 किया हुआ है। उसमें भी एक बड़े रहस्य हैं सारे जिलों में कि किस नेता को कहाँ भेजा, हालांकि कहाँ टिकट मिले क्या मिले। और 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान के 110 टिकटों के आने की संभावना है, ये इस पर भी काम पूरा चल रहा है। तो ये जो विजन है, अब आप टिकट बांटोगे, आप घोषणा पत्र तैयार करोगे, अपना विजन जनता का पेश करोगे, या 2030 का विजन सामने लाओगे, ये एक बहुत भारी काम है। क्योंकि ये कि अब जब चुनाव आता है तो सरकारी तंत्र पर भी, सारे विभागों पर भी लोड जबरदस्त बढ़ जाता है, काम का भार भी, और कर्मचारी यहाँ तक कि कम भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में विजन तैयार, हाँ जी प्रमोद जी, हर कदम की बात आती है कि वो इफेक्टिव कितना होगा, क्योंकि अभी तो जिस मोड़ पे राजनीतिक दल है, नफा नुकसान के तराजू में रख करके तोलते हैं, वो चाहे जनहित के निर्णय हो, चाहे अपना विजन हो, कुछ भी हो, और इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव में उन्हें जाना है, जनता का बहुमत उन्हें जुटाना है। तो ये इफेक्टिव कितना रहेगा, या विलंब कर चुके इसमें गहलोत? देखो, खारिज तो नहीं किया जाता, हर पार्टी जीतने के लिए सब कुछ करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये विजन का अभियान है जो उनकी योजनाओं से ज्यादा इफेक्टिव है, बल्कि जो फील्ड में उनकी योजनाएं ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर विजन करने की बजाय अपनी योजनाओं का ही प्रचार प्रसार बढ़ाते, वो लोगों में अब चर्चा में है 500 का सिलेंडर, मुझे पेंशन मिली 1000 हो गई, ये इसका विजन की तरफ ध्यान हो गया तो योजनाएं दब जाएंगी नीचे। तो ये मुझे लगता है नुकसान ना कर दे, कहीं इनको नुकसान साबित हो सकता है। और ये विजन वाला तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इफेक्टिव होगी। ये तो एक तरह से सर्वे है, अब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए राजस्थान, है कि इसका पॉलिटिकल नजरिया ज्यादा है बजाय सोशल एंगल या फिर जनता के बीच में गहरी छाप के लिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको? प्रमोद जी, श्याम जी को लगता है कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है जो बहुत गहरी छाप नहीं छोड़ पाएगा, उनकी खुद की योजनाएं 10 फ्लैगशिप योजनाएं इतनी बेहतरीन है जिनके जरिए जाना चाहिए। देखिए, नौजवानों के बीच में अपने आप को स्थापित करना बड़ा जरूरी है। जो नौजवान लड़के हैं, जो डिफरेंट, मतलब सिर्फ सचिन ही नहीं, उसके अलावा भी जो 10 संभाग है उसके अंदर बहुत नौजवान हैं और अलग अलग जातियों के और प्रभावशाली संप्रदायों के हैं। उनके साथ में संवाद करने का, उनके साथ में जोड़ने का और अपने विरोधियों को छकाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों के साथ में संपर्क हो, क्योंकि ये सच है, आप जो बोल रहे हैं कि मन नहीं मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, वो वैसा लग रहा है कि वैसा जैसा होना चाहिए। और ये सब यार कोई खास बात नहीं है। मतलब मैंने सचिन पायलट को कभी भी इस हैसियत में नहीं समझा कि कोई चुनौती है राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन ये तो बेसब्री के साथ में स्वतः ही अगर धीरे धीरे अपने आप को लेकर के चलते तो कोई संकट ही नहीं था, स्वतः ही एक विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मजबूत क्या कहना चाहिए संप्रदाय के प्रतिनिधि थे और वो संप्रदाय इनको चाहता था। लेकिन इन्होंने कभी किया ही नहीं, ये हमेशा एरोगेंसी के साथ में वो सब करते रहे, तो संकट हुआ। तो वो अब विकल्प तो ढूंढेंगे ना। तो दूसरे जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के, उन जातियों के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संपर्क हो, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में, क्योंकि उनकी सबकी महत्वाकांक्षाएं भी ऐसी हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं की है, दूसरे लोगों की भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उन महत्वाकांक्षाओं को अपने साथ में जोड़ने का ये प्रयास है कि 1 करोड़ लोगों के साथ में संपर्क करेंगे, एनजीओ के साथ में या ट्रेड यूनियंस के साथ में या पीजेंटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या छात्र संगठनों के साथ में,
तो ये तो संभव है, कोई बात ही नहीं है, और ये होता रहता है। राजनीतिक दल इसी तरीके से चलते हैं। जैसा मेरा अनुभव रहा है, जैसे मैंने राजनीति के में अपने जमाने में देखा है कि इसी तरीके से सब कुछ होता था। जन संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जन संगठनों के माध्यम से अगर आप लोगों के पास में जाते हैं और आपके पास में पहले से कुछ प्रोग्राम है, और साथ साथ में जो नीति निर्देशक तत्व जिनके बारे में लोग मेरा ख्याल है कि समझ नहीं रहे, और जो कि ये पुलिस राज से निकाल करके कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का जो सिलसिला है, वो जाने अनजाने में हो रहा है। जो राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं, जो राजनीति में सक्रिय होते हैं, उनको तो खैर मालूम है, लेकिन सामान्य जन को पता है कि जो स्कीम्स आ रही है उनसे किस तरीके से उनकी सुरक्षा हो रही है, ओल्ड एज में कैसे हो रही है और यंग एज में कैसे हो रही है, रोजगार कैसे, सिलसिला क्या है। और कहीं पर भी ये जो बहुत अपमानजनक बात थी ना कि आप फ्री बी यानी कि आप कोई वो दे रहे हैं, ये इसको जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नकारा है कि कोई एहसान नहीं कर रहा हम लोगों पे, ये उनका अधिकार है, ये राज्य की जिम्मेवारी है कि लोगों को ये सब चीज दें। कैसे दें, ये सरकार की जिम्मेवारी है, जिनको आपको चुन करके भेजा है। अगर वो फिर कहां से लाएंगे तो वो देख लेंगे। ये सवाल राजेंद्र राठौड़ का हो सकता है, लेकिन ये सवाल सामान्य जन का नहीं होगा, क्योंकि उसे मिल रहा है तो देख रहा है ना। ये योजना बनाने का सिलसिला, सारी इकोनॉमी को समझने का सिलसिला, ये बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए आपके पास में लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी जो प्लान करके दे सकती है, और साथ साथ में अगर आपके स्वतः ही जुड़ते जो लोग जुड़ रहे हैं, जो साथ में पहले से किसी को कहाँ राजेंद्र जी ने हिसाब दिया उसका 1.5-2 करोड़ लोगों को किस तरीके से कहाँ खपाया है। और अभी जो 4500 रुपए के अंदर ये जो गांधी अध्ययन वाला जो सिलसिला हर पंचायत में जो करने का सिलसिला है, तो एक लंबा काम हो रहा है। अगर मान लीजिए 3 महीने 4 महीने जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक भी मिलते रहे लोगों को, तो उसके तो इम्पैक्ट तो होंगे ना। तो इसको यूं मत समझिए आप, ये कोई हवा में बातें हो रही हैं, ये जमीनी बातें हैं जिसका अध्ययन करने के बाद में ये सारा काम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि प्लस के लिए है, कोई माइनस के लिए है नहीं। और ये चिंता छोड़ देनी चाहिए अब हमें। शायद मेरा ख्याल है कि सचिन पायलट कैसे रहेंगे या अशोक गहलोत कैसे रहेंगे, सचिन पायलट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अशोक गहलोत जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लड़े नहीं, सहज होकर के एकजुट होकर के चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। नहीं चलेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं कांग्रेस का, बता रहा हूं आप। कांग्रेस का विकल्प नहीं है। कांग्रेस तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती या एनडीए को चुनौती है तो कांग्रेस की है, और वो तो इंडिया की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर साथ आप जाएंगे तो ताकत बनेगी। अगर सचिन पायलट नहीं भी होते हैं तो कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं देखिए, मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूं। मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि जो चर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ये जो होना है फाइनली खड़गे ने जो किया है वही फाइनल है। ये जो वर्किंग कमेटी में आपको जो सदस्यता दे दी, आप क्या हैसियत रखते हैं वहां बताइए। आप में है क्या? बहुत सारे लोग बैठे। शांति धारीवाल से बड़ा है क्या कोई आदमी इधर राजस्थान में? दूसरा बीडी कल्ला से बड़ा क्या? इन लोगों की भी तो जिंदगी खपी है कांग्रेस में। ये क्या ये वैसे ही बन गए? इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं है। इसलिए ये सोचना या रघु की हैसियत और महेश जोशी की हैसियत और बाकी की हैसियत नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो लोग वरिष्ठ जन हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जिनको स्थान मिलता है, उनमें आपको बिठाया है, आपको एक नवरत्न बना दिया, तो इसका आपको आभारी होना चाहिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। आप इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं बाबा, और बहुत सारे संप्रदाय हैं। एक ही संप्रदाय थोड़ी है। अब तो 50 जिले और 10 क्या हो गए संभाग हो गए। वहां से भी तो अशोक गहलोत का अपने साधने का जो तरीका है वो भी आप जानते हैं कि वसुंधरा के अतिरिक्त कोई दूसरा आदमी नहीं है जो बीजेपी के अंदर वो सब कर सके जो अशोक गहलोत कर सकते हैं, सारी जातियों के समन्वय बनाने में। नरेंद्र मोदी खुद मैदान में रहेंगे बीजेपी की तरफ से। वही तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी साहब को जो अभी तक आपने देखा है वो पता लग जाएगा क्या है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति उसी तरह से बना रही है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है आप दोनों के पास में। ये विजन डॉक्यूमेंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट आप बता रहे हैं इससे। दूसरा एक पॉलिटिकल एक नजरिए से देखा जाए, जैसे प्रमोद जी ने कहा कि जब मोदी ये बात कह सकते हैं कि 2045-47 तक हम भारत को वहां लेके जाएंगे, यानी कि बीजेपी केंद्र में राज करेगी, तो अशोक गहलोत भी उसी नजरिए से, उसी तरीके से, ताकि चुनाव के दरमियान ये कहा जा सके केवल अगली बार चुनाव सरकार बन सके, उसी के लिए कांग्रेस नहीं है। विजन 2028 नहीं, अब तो 2030 की बात की जा रही है। देखिए योगेंद्र जी, मेरे को योगेंद्र जी मुझे याद है पहले अशोक गहलोत साहब की सरकार ने हर विभाग का अधिकार पत्र जारी किया था, आपको पता हो। उस अधिकार पत्र में क्या मिला आपको, हमको अभी तक हम तो ढूंढते हैं आज तक। कोई किसी भी विभाग ने
सबने छाप छाप के दिखाया ये अधिकार है आपको, ये मिलेगा। मिला क्या? विजन डॉक्यूमेंट्स आप दे दोगे, वो विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से किसको क्या मिलेगा? ये तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी अभी कुछ। लेकिन ये बात सही है कि प्रचारित करने का तरीका अच्छा है। आप सरकारी तंत्र के माध्यम से लोगों तक जुड़ रहे हो, ये एक बड़ी बात है ना। आपके पास शासन का तंत्र है, आप चिंतित नहीं हो, बल्कि आप लोगों तक पहुंच करके अपनी बात कह रहे हो, ये बड़ी बात है। देखिए प्रतिपक्ष ये कहने क्या बताता, क्योंकि उनके पास शासन का तंत्र। आप देखिए मोदी जी आते तो अपना शासन का तंत्र करके करते हैं ना। 1200 करोड़ रुपए दे दिए, किसान की किस्त हम राजस्थान से जारी करते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। अशोक गहलोत भी उसी तरह से कर रहे हैं। पार्टी दोनों की अलग अलग है, लेकिन विजन दोनों का, अब उन्होंने उनका विजन लेकर के अपना विजन डालने की कोशिश की है, तो लोगों तक जाएंगे। अब उसका असर क्या होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन एक चर्चा का विषय तो बनेगा। राजस्थान में जो चुनाव होगा 2023 का, ये विजन भी वहां पर कुछ ना कुछ तो गिल खिलाएगा। हम कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, तो कुछ तो निकल के सामने आएगा, चाहे भले कुछ भी हो। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत एक ये बड़ा काउंटर करेंगे इसके जरिए, जो मैं समझ पा रहा हूं कि केवल हम 2023 से 28 तक के लिए सरकार में नहीं आ रहे हैं, हम उससे भी आगे जाने के लिए विजन लेकर के चल रहे हैं। विजन हमारा 2030 है और निशाना वही है कि राजस्थान एक लोकप्रिय स्टेट बन सके, एक ऐसा स्टेट बन सके जिससे विकसित जो स्टेट्स हैं उनकी श्रेणी में खड़ा किया जा सके। प्रमोद जी, मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा। अभी आप विजन लेकर के चल रहे हैं 2030, ये बात सही है कि हर मंच से इसकी चर्चा होगी। अशोक गहलोत कहेंगे कि ये चुनाव जीतना ही मकसद नहीं है, हम राजस्थान को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर जीत के सरकार भी बन जाएगी तो 2028 में एक कार्यकाल दे दोगे, लेकिन हम उससे आगे जाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ी फील्डिंग जमाने की कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि जनमानस पे घोषणा ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का कदम क्या आता है वो भी चर्चा भी होती है उस पे, और लोगों के मानस पटल पे जगह भी बनाता है वो। तो एक दाव भी कह सकते हैं इसे बड़ा। देखो योगेंद्र जी, कोई दाव वाव नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी नजर में तो दरअसल क्या है कि चुनाव जो होता है राजनीतिक दलों का ही नहीं होता। केवल चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, इसमें युवा भी, दुकानदार भी, हर वर्ग अपनी कमाई में भी लगता है। कोई झंडे छाप रहा है, कोई बैनर, कोई पोस्टर, क्या सामाजिक संस्थाएं भी अपने लग जाती हैं। तो इनने सरकारी विभागों को सबसे पहले दिया है आप बनाओ। अब सरकारी विभाग चुनाव की तैयारी करेगा, कर्मचारी इतने हैं क्या कि वो कि विजन को भी कर लेंगे और वो चुनाव की तैयारी भी करवा देंगे? नहीं। तो मुझको ये तो सिर्फ एक ढकोसला साबित होगा। हाँ, उनकी योजनाएं जरूर चलेगी, ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ। और दूसरा, जैसे अभी कह रहे थे भाई साहब कि पायलट का शांति धारीवाल पायलट के सामने क्या है साहब? क्या बात करते हैं आप? शांति धारीवाल को आप क्या समझ रहे हैं? शांति जिंदाबाद के नारे लगाने वाला है। ऐसा नहीं है। ये कहाँ, ये इसके पिताजी को जानते थे, इसको तो कोई जानता भी नहीं था। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं कोई सर, मेरा कोई मतलब नहीं। शांति धारीवाल के साथ गलत है कि शांति धारीवाल पायलट की तुलना नहीं हो सकती। शांति देश का गुजरों का शांति धारीवाल की इसकी तुलना नहीं हो सकती है। सही है, ऐसा वैसे लीडर ही नहीं बन पाया शांति धारीवाल कोटा से बाहर। आप जयपुर में इकट्ठे करवा दो वैसे कोटा जो आप देखो चमक रहा कोटा। अगर पायलट अगर एक आवाज दे बीडी कल्ला, ब्राह्मण हो, कहाँ का नेता बीडी कल्ला बता दो। मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, राजस्थान में रहा हूँ। नहीं तो इसलिए पायलट के बाद अपनी समाज का रुतबा है पूरा जबरदस्त। क्या समझ रहे हैं आप? और सीडब्ल्यूसी में वैसे ही तोड़ लिया उनको। सीडब्ल्यूसी बड़ी है सर कांग्रेस की। सीडब्ल्यूसी में ऐसे ही लीडर को नहीं लिया जाता, धारीवाल का ले लिया, बताओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विजन 2030 है, इससे जनता का ध्यान तो आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन जो इनकी योजनाएं हैं अगर वो दब गई, अगर इनकी योजनाएं दब गई, उनका प्रचार ना हुआ। क्योंकि अब देखो आप, इन्होंने पिछली बार सारी पेंशन करी थी सामाजिक सुरक्षा की, आज 22 तारीख हो गई, आज तक 1000 रुपए विधवाओं के खाते में डले। अब बताओ आप, जब ऐसी चीजें कम से कम नहीं मेरे पास प्रमाण है सर, नाम सहित बताऊं मैं पूरे, मेरी बात हुई थी, मैं इसी में लग रहा था कि ये जो 77,000 के ऐसे तो होता नहीं। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कह रहा था। योजनाएं महत्वपूर्ण है। अभी तो देखिए मिशन 2030 की शुरुआत है, हम कई मरतबा इस पे चर्चा करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को।
तो चलिए, मिशन 2030 को लेकर के अशोक गहलोत ने एक बड़ा राजनीतिक दाव खेला है। अब लेकिन ये असरदार कितना होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी सर।